नमस्कार। आज हम एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम हमारी नई शिक्षा नीति जो आई है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि जब हर दिन दुनिया बदल रही है, इट टुक अस 34 लॉन्ग ईयर्स टू हैव चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। और ये पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, और ये मैं नहीं कह रहा बीइंग अ टीचर, ये पॉलिसी खुद कह रही है। अगर आप गूगल में आज जाएंगे और सर्च करेंगे प्रॉब्लम्स विद द इंडियन, तो एजुकेशन सिस्टम खुद ब खुद आ जाएगा। तो हम सबको इसके बारे में पता है, और ये जो पॉलिसी है उस सबको एड्रेस करती है। और ये जो वीडियो है, ये मैं कहीं से इंटरनेट से डेटा कलेक्ट करके नहीं बना रहा, बल्कि मैंने ये पूरी पॉलिसी पढ़ी है वर्ड बाय वर्ड, और फिर उसके बाद ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये वीडियो शायद लंबा होगा, और टिकटॉक के कारण हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी छोटा हो गया है, बट बी विथ मी बिकॉज ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो ये पॉलिसी है वो 4 मूल स्तंभों पे खड़ी है, और वो कहती है कि एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। यानी कि सबको मिले, समान मिले, क्वालिटी मिले और अफोर्डेबल वे में मिले। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, वो स्टार्टिंग में ही उन्होंने डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन दे दिया है, पर्पस ऑफ एजुकेशन दे दिया है। अब आज आप कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको एंड में क्या चाहिए उसका स्पेसिफिकेशन रेडी हो, और फिर पूरी प्लानिंग होती है। और यहाँ तो हम ह्यूमंस को, मानव को, मनुष्य को बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉलिसी स्टार्टिंग में ही ये रख देती है, और वो कहती है कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप गुड ह्यूमन बींग्स केपेबल ऑफ रैशनल थॉट एंड एक्शन, कॉजिंग कंपैशन एंड एम्पैथी, courage and resilience, scientific temper and creative imagination with sound ethical moorings and values। मतलब एक अच्छा इंसान बनाने की बात कर रही है, वो जो कि तर्क संगत हो, जिसमें करुणा हो और समानुभूति हो, जिसका जो सोच है वो एक साइंटिफिक हो, एक वैज्ञानिक सोच हो, जिसमें सृजनात्मकता हो, और साथ में उसमें नैतिकता और मूल्यों का बहुत महत्व हो। तो ये एक डेफिनेशन से शुरुआत होती है इस पॉलिसी की। ये काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है, क्योंकि शुरुआत में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को ये एड्रेस करती है। ऑल्सो ये सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, लिबरेशन की बात भी कर रही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगी वो है, ये एजुकेशन सिस्टम सिखाएगी हाउ टू लर्न एंड नॉट जस्ट लर्न। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचर्स की जो डिग्निटी, जो लॉस्ट डिग्निटी है, उसको वापस लाने का प्रयास भी इस पॉलिसी में किया गया है, ऐसी बात इसमें की गई है। अब पहले हम स्कूल शिक्षा के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे रेडिकल चेंजेस इन्होंने यहाँ पे किए हैं। एंड इट स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट दैट 85% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट, 85% जो दिमाग का विकास होता है वो पहले 6 सालों में होता है, और इसीलिए उन्होंने एक ECCE का कंसेप्ट डाला है, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो कि एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा करिकुलम बनाएगा ताकि इन जो 6 सालों में जो ब्रेन का जो विकास होगा वो बेस्ट हो सके। हम सबको पता है कि ये कितनी भी हम महत्वाकांक्षी बात कर ले, लेकिन मूल अगर ज़मीन की बात करें तो ये है कि टीचर्स कहाँ हैं। There are no teachers in the government schools, or there are very less teachers in the government school। तो पॉलिसी में इन वैकेंसीज को भरने की भी बात की गई है विद रेशियो ऑफ 1:30। अब जैसे आप सबको पता ही होगा कि एक मेजर चेंजेस जो इसमें आया है वो है 10+2 सिस्टम को निकाल के 5+3+3+4 सिस्टम को लाया गया है। तो ये क्या है सिस्टम? तो जो पहले 5 साल है, दैट इज 3 years ऑफ प्री स्कूलिंग और स्टैंडर्ड 1 और 2 या ग्रेड 1 और 2 पॉलिसी की भाषा में, उसे वो फाउंडेशनल कोर्स कहते हैं, जिसमें जो चीज़ें सिखाई जाएंगी वो करिकुलम होगा, वो एक्टिविटी बेस्ड होगा, प्ले बेस्ड होगा, डिस्कवरी बेस्ड होगा। जो दूसरे 3 साल हैं, फ्रॉम 3rd, 4th एंड 5th, उसमें बेसिकली इनिशियल सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और बाद के जो 3 साल है वहाँ पे उसको थोड़ा डिटेल में लेके जाया जाएगा, और आखिर के जो 4 साल है वो दैट वुड बी मोस्टली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज जो उन्होंने यहाँ पे लिया है। तो इसको नाम उन्होंने फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और हाई स्कूल ऐसे नाम उन्होंने दिया है। करिकुलम जो है वो बेयर मिनिमम यानी कि कोर एसेंशियल्स ही रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकाल देंगे, ऐसी बात पॉलिसी में की गई है।
एक बहुत ही रैडिकल बात जो की गई है वो है देयर वुड बी नो हार्ड डिमार्केशंस की ये आर्ट्स है, ये साइंस है, ये कॉमर्स है, ये करिकुलर है, ये को करिकुलर है, ये वोकेशनल है, ये एकेडमिक्स है। तो बच्चा अगर स्पोर्ट्स में है या म्यूज़िक में है या साइंस में है तो उसे एक समान देखा जाएगा, या फिर वो आर्ट्स में है या साइंस में है उसे एक समान देखा जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात इसमें की गई है। इससे क्या होगा, इसमें एक डिग्निटी ऑफ लेबर और डिग्निटी ऑफ वर्क जो कि हमारे भारत देश में नहीं है वो ज़रूर आएगा। मैं अपनी बात करूं तो मैं जब 2012 में न्यूजीलैंड में था तो मेरे एक होस्ट थे जो कि एक एनेस्थीशियन थे, वो एक डॉक्टर थे, और उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो एक प्लम्बर था, और हर रोज़ वो साथ में ब्रेकफास्ट लेते थे। अब आई कैन नॉट थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल इंडिया जहाँ पे एक डॉक्टर का बेस्ट फ्रेंड एक प्लम्बर होगा, और अगर होगा तो काफ़ी कम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ कुछ जो जॉब्स है उसे काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है और कुछ कुछ को नहीं दी जाती। तो आई थिंक दिस विल ब्रिंग डिग्निटी ऑफ वर्क इन दिस एंटायर सिस्टम। जो मोस्ट डिबेटेड पार्ट है पूरी पॉलिसी का, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, वो है लैंग्वेज को लेकर, और पॉलिसी में भी कुछ 14 पॉइंट्स है स्पेशली लैंग्वेज को लेकर। तो ये पहले तो ऐसा कहता है कि जो इनिशियल एजुकेशन है अप टू 5th स्टैंडर्ड वो मातृभाषा में या रीजनल लैंग्वेज में या मदर टंग में हो। 8th तक अगर प्रेफरेबल हो तो दैट शुड बी कंटिन्यूड, और इट वुड बी बाइलिंगुअल, उसके बाद में 2 भाषा में बच्चे को पढ़ाया जाए। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चा कोप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, टेक्स्ट बुक्स बाइलिंगुअल कैसे बनाई जाएगी, अगर कोई महाराष्ट्र में पढ़ रहा है और ट्रांसफ़र होके गुजरात में आ गया तो वो कैसे कोप अप करेगा। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट इन्होंने लैंग्वेज को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये कहते हैं कि 2 से 8 साल एक ऐसा एज ग्रुप है जहाँ पे द ग्रास्पिंग ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर लैंग्वेजेस मैक्सिमम। सो बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे अगर बच्चों के सामने रखी जाए तो दे वुड ग्रास्प दैट पर्टिकुलर थिंग इन अ बेटर वे। संस्कृत को हर एक लेवल में इम्प्लीमेंट करने की बात यहाँ पे की गई है। ऑल्सो क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारे जितने हैं, जैसे कि तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, और बहुत सारे जितने हैं उसको भी बच्चा ले सकता है फॉर पीरियड ऑफ 2 years। ये जो लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बात है, क्योंकि अगर लैंग्वेज मर जाती है तो उसके साथ उसका जो लिटरेचर है, उसके साथ जो उसका नॉलेज है वो भी मर जाता है, तो उसकी भी बात इसमें की गई है। फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि स्पेनिश है, कोरियन है, जर्मन है, तो उन सबको भी सिखाने की बात इस पॉलिसी में की गई है। 6th ऑनवर्ड्स एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम वोकेशनल कोर्स के तौर पे यहाँ पे प्रपोज किया हुआ है, दैट इज़ इन स्टैंडर्ड 6th, 7th एंड 8th। इन 3 सालों में बच्चा किसी भी 1 साल के लिए कोई भी एक वोकेशनल कोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बिंग हो या गार्डनिंग हो या एग्रीकल्चर हो, ऐसा कोई ऑप्ट कर सकता है, जो कि काफ़ी ही अप्रिशिएटेबल पॉइंट है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ अपने हाथों से करते हैं, स्किल्स आपके डेवलप होते हैं और यू बिकम मोर क्रिएटिव एंड कॉन्फिडेंस। सो वोकेशनल कोर्सेज की भी बात यहाँ पे की गई है। एक NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो सब देखेगा कि करिकुलम कैसा है, और वो हर 5 साल में अपडेट होगा, बिकॉज एजुकेशन इज़ अ वेरी कंकरेंट टॉपिक, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अपडेट होता रहे। तो इसकी बात की गई है। अब काफ़ी सारे स्टेट बोर्ड्स को ऐसा था कि शायद हमारे जो ऑटोनॉमी है वो चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। NCERT के साथ में स्टेट बोर्ड्स अपने स्टेट का फ्लेवर डाल सकते हैं अपने सिलेबस में। तो जगह जैसे अगर गुजरात है और गुजरात की कुछ बात सिलेबस में होनी चाहिए, सो दैट ऑटोनॉमी इज़ गिवन इन दिस पॉलिसी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इन्होंने जोर दे के की है, दैट इज़ कोचिंग फॉर क्रैकिंग ऑफ एग्जाम्स विल बी एलिमिनेटेड। अब हम सबको पता है कि आज की जो सिस्टम है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मार्क्स ओरिएंटेड है, और उस पे बहुत सारे कोचिंग बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं। तो इसमें ये प्रपोज किया गया है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनेगा, कोर एसेंशियल्स होगा सिलेबस में, एग्जामिनेशंस होंगी वो मार्क्स ओरिएंटेड ना होके अप्लाइड नॉलेज ओरिएंटेड होंगी। तो इट वुड बी टू इरेडिकेट द कोचिंग फॉर क्रैकिंग ऑफ द एग्जाम्स, इसकी बात की गई है। ये शायद आपने सुना होगा कि बोर्ड एग्जाम्स को लेकर भी इन्होंने एड्रेस किया हुआ है कि बोर्ड एग्जाम्स का जो 10th और 12th स्टैंडर्ड का जो हुआ बना के रखा है, जो प्रेशर स्टूडेंट्स लेते हैं, उसको कम करने के लिए उन्होंने एक 3 स्टेप फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। द फर्स्ट थिंग दे हैव सेड इज जो करिकुलम होगा उसको थोड़ा लाइट कर दिया जाएगा,
एंड देयर वुड बी मोर ऑफरिंग्स ऑफ सब्जेक्ट, ताकि बच्चा जो अपने पसंद के सब्जेक्ट्स है वो पढ़ सके और उससे थोड़ा उसका बर्डन कम हो सके। सेकेंड, उन्होंने जो बात की है वो है 2 बार एग्जाम्स लेने की साल में, ताकि अगर एक बार में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए देन देयर वुड बी एन नेक्स्ट चांस। तो स्टेक्स इतने हाई नहीं होते, इट्स यस आर या पार वाला सिचुएशन नहीं होता। देयर वुड बी ऑलवेज अ सेकेंड चांस वेर यू थिंक इफ यू कैन इम्प्रूव, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन सिस्टम्स होंगी वो कोर एसेंशियल्स के ऊपर ही होंगी, ना कि रोट लर्निंग को प्रमोट कर रही होंगी। तो बोर्ड में इन्होंने ये चीज़ें प्रमोट की है। एक और चीज़ यहाँ पे है कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन की बात आती है, तो वो कहते हैं कि सिर्फ 10th और 12th में ही स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन क्यों हो। तो स्टैंडर्ड्स 3, 5, 8, 10 और 12 में स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम होगी। अब देयर इज़ अ क्वेश्चन हियर कि साथ में स्कूल्स भी एग्ज़ाम्स लेंगी या सिर्फ 3, 5, 8, 10 और 12 स्टैंडर्ड्स में सिर्फ यही एग्ज़ाम्स होंगी। सो दैट इज़ अ क्वेश्चन जिसकी क्लैरिटी इसमें नहीं है, दैट हैज़ टू बी डिस्कस। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि अब अगर आपको कहीं पे स्कूलिंग ख़त्म करके कॉलेज में जाना है तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एक अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है, इसको निकाल देने की बात की गई है। और NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो ये चीज़ करेगी। तो जो स्टूडेंट है वो एक ही एग्ज़ाम दे सकेगा और उसके मेरिट के हिसाब से वो एडमिशन की प्रोसेस करेगा। तो एक ऐसी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस की बात की गई है। टीचर्स को इंसेंटिव्स काफ़ी नहीं मिलते, ये एक काफ़ी रेडिकल बात यहाँ पे की गई है। पहली बार टीचर्स को प्रमोशंस, टीचर्स को इंसेंटिव्स देने की बात की गई है, मेरिट बेस्ड प्रमोशंस की बात यहाँ पे की गई है। टीचर्स का ट्रांसफ़र कम से कम होगा ताकि वो एक रेपो बना सके स्टूडेंट्स के साथ, उसकी भी बात इस पॉलिसी में की गई है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर इतना सब कुछ एजुकेशन में करना होगा तो उसके लिए समय चाहिए, और समय कहाँ होता है टीचर्स के पास, क्योंकि वो बहुत सारे और कामों में बिजी रहते हैं। तो पॉलिसी में इस चीज़ को भी कहा गया है कि टीचर्स को सिर्फ टीचिंग ओरिएंटेड वर्क ही दिया जाएगा, उन्हें इलेक्शन ड्यूटीज़ या सेंसस का काम या मिड डे मील का जो काम है वो नहीं दिया जाएगा। सो काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने की गई है, लेकिन बीच में मैं बता दूं कि ये एक सिर्फ पॉलिसी है, ये कोई रेगुलेशन नहीं है, एक्ट नहीं है। तो इसमें से कितनी सारी चीज़ें अप्लाई करनी और कौन सी अप्लाई करनी वो सरकार पे डिपेंड करता है, ये अभी लॉ नहीं है। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस कि हम जाने कि उन्होंने क्या क्या हमें प्रपोज किया है, ताकि वी शुड बी अवेयर एंड वी शुड डिमांड जो चीज़ें सही मायनों में अच्छी है। एक बात यहाँ पे ये भी की गई है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने भी कॉलेजेस हैं वो उसमें बीएड हो, एक पार्ट होगा, एक मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज में बीएड पढ़ाया जाएगा, ना कि उनकी अलग से एक कॉलेज होगी। रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पिन पॉइंट करके कहा है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन विल नॉट बी अलाउड। आई मीन ये एक काफ़ी डिबेटेबल पॉइंट है, क्योंकि अभी की जो सिचुएशंस हम देख रहे हैं उसमें अगर आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं तो आप ये कैसे करेंगे, दैट वुड बी डेफिनेटली अ क्वेश्चन एंड दैट वुड बी डेफिनेटली अ चैलेंज। लेकिन कमर्शियलाइजेशन नहीं होगा, ऐसी बात पॉलिसी में की गई है। तो ये था एजुकेशन सिस्टम टिल स्कूलिंग लेवल। अब बात करते हैं इन हायर एजुकेशन। सो हायर एजुकेशन सिस्टम में अभी प्रेजेंटली जो सिनेरियो वो है कि कुछ 50,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे 100 या उससे कम बच्चे पढ़ रहे हैं। वे दे आर कमर्शियल एंटिटीज़ जहाँ पे नहीं के बराबर एजुकेशन हो रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पॉलिसी खुद कह रही है। सो वन ऑफ द ऑनेस्ट पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी इज़ जगह जगह पे उन्होंने अपने यहाँ पे जो फ्लॉज हैं सिस्टम में उसको एक्सेप्ट करके उस पर एड्रेस किया हुआ है। बता रही है इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन वो ये है कि आगे जाके सिर्फ मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ होंगे, छोटे छोटे कॉलेजेस 100-200 स्टूडेंट्स वाले नहीं होंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली दे वुड बी फेस्ड आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ये मेन रिकमेंडेशन है इस पॉलिसी का। और आने वाले 15 सालों में जो एफिलिएशन कॉलेजेस वाला जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। कॉलेजेस जो होंगे वो ऑटोनोमस हो जाएंगे, उन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ये पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाएगी। यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे कोर्सेज और हज़ारों बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, ना कि छोटी छोटी जगहों पे स्मॉल बंच ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी करें। ये एक लंबा एक विजन है, 20 इयर्स का
एक विजन है और ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की व्याख्या हर जगह पे एक ही होनी चाहिए। लाइक यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दिया जाए टू अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD स्टूडेंट्स, और जहाँ पे क्वालिटी टीचिंग और रिसर्च हो। तो इसी टॉपिक को ध्यान में और इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखने के लिए बाय 2040 हर एक इंस्टीट्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा। यानी कि अभी जो आप देखते हैं कि साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, होम साइंस कॉलेज, ऐसा नहीं होगा एक ही इंस्टीट्यूट्स में सब कुछ साथ में होगा। दैट्स अ रियल चैलेंज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। तो ये कैसे करेंगे, ये एक डिस्कशन का मुद्दा ज़रूर रहेगा। आने वाले दिनों में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, ये सब हट जाएंगे। देयर वुड बी ओनली वन कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अप्रिशिएटेबल पॉइंट इस जगह पे है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। अब ये क्या है, अब कोई अगर ग्रेजुएशन कर रहा है और फर्स्ट साल के बाद या उसे छोड़ना पड़ रहा है या उसे छोड़ना है तो उसे एक सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी, 2 साल के बाद उसे एक डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल के बाद उसे डिग्री मिलेगी। और अगर उसको क्लियर है कि मुझे रिसर्च में आगे जाना है देन उसके लिए 4 साल का डिग्री का प्रोग्राम होगा। और बाकी नॉर्मली अगर किसी को नौकरी करनी है देन देयर वुड बी अ रेगुलर 3 years program. Also there would be a concept called ABC, that is an academic bank of credit. मतलब मैं 1 साल ख़त्म करके मेरा जो एजुकेशन है वो मैं स्टॉप कर रहा हूँ या मुझे जॉब करने जाना है, तो मेरे जो क्रेडिट्स मैंने अर्न किए हैं वो उस बैंक में जमा रहेंगे और 2 साल 3 साल के बाद जब मैं वापस आ रहा हूँ किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में तो मैं इस क्रेडिट को यूज़ करके मेरे जो 1 साल या 2 साल मैंने पढ़ाई की है उसको मैं बचा के वहाँ से मैं आगे जा सकता हूँ। तो इसकी यहाँ पे बात की गई है। एक और डिबेट यहाँ पे आया था कि एजुकेशन महंगा हो जाएगा क्योंकि 100 टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में परमिशन दी गई है। तो ये भी एक बात यहाँ पे है। हालांकि ऐसा भी लिखा गया है कि देयर वुड बी अ सेपरेट लॉज फॉर दीज इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ की वो कैसे यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। हायर एजुकेशन में भी टीचर टू स्टूडेंट रेशियो 1:20 या 1:10 रखने की बात की गई है। वोकेशनल ट्रेनिंग को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। कादम्बरी ब्राह्मट की जो 64 कलाएं हैं उसको वोकेशनल के तौर पे यहाँ पे इंक्लूड करने की बात की गई है। जस्ट टू गिव यू सम नंबर्स एंड पर्सपेक्टिव, तो इंडिया में 19 से 24 साल के जो बच्चे होते हैं उनका जो वोकेशनल का जो एक्सपोजर होता है वो लेस देन 5% है, जबकि यूएस में ये 54% है, जर्मनी में ये 75% है और साउथ कोरिया में ये 96% है। रिसर्च और इनोवेशन के मामले में भी काफ़ी प्रमोट करने की बात की गई है। करंटली हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 0.69% है, जबकि यूएस में वो 2.8, चाइना में 2.1 और इजराइल में 4.3 है। तो इसको भी काफ़ी बढ़ाने की बात की गई है। अब से जितने भी रिसर्च होंगे वो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होगी, दैट इज़ NRF, दैट इज़ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, वो उसे फंड करेगा। एक तो एक सेंट्रलाइज प्रोसेस और ना सिर्फ साइंस को, सोशल साइंस को, ह्यूमैनिटीज़ को, आर्ट्स को, सभी क्षेत्रों को ये रिसर्च के लिए फंडिंग करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो ये पॉलिसी कहती है वो है लीडरशिप पोजीशंस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो है वो मेरिट बेस पे होगा और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस के बगैर होगा। आई मीन दिस इज़ अ वेरी कमेंडेबल एंड एक्सेप्टेबल थिंग। अगर ये हो पाए, ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हम सबको पता है कि अभी की सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन क्या है। ये पॉलिसी बात करती है कि ऐसी पोजीशंस जो है उसको मेरिट से ही भरा जाएगा और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगी जो कि एकेडमिक एक्सपर्ट्स होंगे, वो पूरी चीज़ों को ऑपरेट करेंगे और वो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस या एक्सटर्नल इंटरफियरेंस उस पर असर नहीं करेगा। ऐसी बात यहाँ पे एक पॉलिसी में की गई है। एक एपेक्स बॉडी की बात की गई है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी एसोसिएशन नेहरा, जो कि सब चीज़ों को मैनेज करेगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की बात यहाँ पे की गई है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ डिबेट कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस अगर हो जाएंगी, बॉडीज़ हो जाएंगी, सो क्या ये एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स बढ़ाएंगी। सो ये एक मुद्दा है जिस पे डिस्कशन होना चाहिए। एक जनरल एजुकेशन काउंसिल बनाने की बात है, वो जो डिसाइड करेंगी कि लर्निंग आउटकम्स क्या होना चाहिए। एक नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए, स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए, UGC को चेंज करके हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन HEGC
बनाया गया है। यहाँ पे भी कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के अगेंस्ट में बात की गई है और जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे वो सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज की तरह ही ऑपरेट करेंगे। कमर्शलाइजेशन को यहाँ पे बहुत ही सीरियसली रेगुलेट करने की बात यहाँ पे की गई है। MHRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अब से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगी और HRD मिनिस्टर अब से मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होंगे। एक IES जैसे IAS, IPS, IFS है, वैसे ही एक IES यानी इंडियन एजुकेशन सर्विसेज कैडर की भी यहाँ पे बात की गई है। और आगे जाके जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, जो रजिस्ट्रार की पोस्ट है, उसको ये कैडर से भरा जाएगा यानी कि IES से भरा जाएगा। ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है, अब क्योंकि इतनी सारी बात की गई है पॉलिसी में चेंज लाने के लिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली पैसे चाहिए। तो जो करंट स्पेंडिंग है 4.43%, उससे बढ़ा के GDP के 6% एलोकेट करने की बात की गई है इस पॉलिसी में। तो देखते हैं हाउ मच ऑफ दैट वर्क्स आउट, और उसमें से भी 2% शुड बी डेडिकेटेडली ओनली फॉर रिसर्च। अब इम्प्लीमेंटेशन में भी आखिरी पार्ट ऑफ द पॉलिसीज़ में 7 स्टेप्स में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसकी भी बात की गई है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी एक्सेप्टेबल पॉलिसी है, काफ़ी अप्रिशिएटिव वर्क किया गया है। एज एन एकेडमिशियन जिन जिन प्रॉब्लम्स को हम इतने सालों से सोच रहे थे या फेस कर रहे थे या हमेशा डिस्कस कर रहे थे, मोटे मोटे तौर पे सब चीज़ों को यहाँ पे एड्रेस किया गया है, विच इज़ वेरी वेल। और काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक, एक होलिस्टिक पॉलिसी बनाई गई है और आई होप कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। द ओनली ट्रिकी थिंग हियर इज़ कि इसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और यही एक पर्पस है इस वीडियो बनाने का कि हमें पता होना चाहिए कि इस पॉलिसी में क्या लिखा है, ये लोग क्या क्लेम कर रहे हैं, ताकि हम जाके क्वेश्चन कर सके कि जो अच्छी चीज़ें हो वो इम्प्लीमेंट हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ आप इसको फॉरवर्ड कीजिए या इसको शेयर कीजिए। और हम इस पे एक सीरीज ऑफ टॉक्स प्लान कर रहे हैं। सो सी यू सून देन। थैंक यू वेरी मच।